Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shamali, consultant nephrologist and transplant physician at Venus Kidney Hospital, Ahmedabad and Nadia. जो हमने डिस्कस किया था आगे के ब्लॉग में और वो था वीनस नीडल डिसलॉजमेंट और एसएस ब्लड लाइन सेपरेशन किस फैक्टर से होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है। हमने वो ब्लॉग में ये भी समझा कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो जब ये मेडिकल इमरजेंसी होती है और जब उसको ट्रीट करना होता है वो बहुत चैलेंजिंग है। तो चलो ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जिससे ये प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। सो आज हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे ना वो है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन करने के लिए हमें पहले कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी है ये और उसके कुछ फैक्टर समझने हैं। ये है ना हमारे लिए बहुत काम के हैं। ये हमारे जितने टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं या हमारे जितने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स कलीग है या जो भी फिजिशियन है जो डायलिसिस यूनिट को संभालते हैं उनके लिए सब जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले फैक्टर का डिस्कशन करते हैं कि जो अलार्म्स होते हैं जैसे वीनस प्रेशर अलार्म, आर्टेरियल प्रेशर अलार्म, जिससे नीडल डिस्लॉजमेंट मालूम पड़ता। तो जैसा हम जानते हैं कि अभी के सभी नई मशीन में वीनस प्रेशर अलार्म आती है। ओके, अगर वीनस प्रेशर अलार्म बहुत आउटसाइड दी सिचुएशन गया तो वो ऑब्वियसली ब्लड पंप को बंद कर देगा। तो जनरली एक रूल रखना है कि जो भी मशीन में वीनस प्रेशर अलार्म ना फंक्शनिंग कर रहा हो उस मशीन को तो पहले यूज़ ही नहीं करना। ठीक है। अब हम जनरली क्या सोचते हैं कि ये वीनस प्रेशर अलार्म काम कर रहा है, सडनली वीनस प्रेशर ड्रॉप होगा, जब निडल निकल जाएगी तो वीनस अलार्म बजेगा और टेक्नीशियन को या हमारे डायलिसिस नर्स को मालूम पड़ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो वीनस प्रेशर है ना वो सिर्फ निडल निकलने से ही तुरंत घट जाए ऐसा नहीं। उसको बहुत से अदर फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी वैल्यू, जैसे कि डायलिसिस का ब्लड फ्लो। अगर डायलिसिस का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा ना तो वो अपने आप में एक अलग रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा जो जल्दी फॉल नहीं होने देगा वीनस प्रेशर। ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो भी वो प्रेशर ज़्यादा रखेगी। एवीएफ वर्सेस एवी ग्राफ। ओके, फिशुला और ग्राफ में प्रेशर डिफरेंस आते हैं और वो हमेशा सेम वैल्यू के नहीं होते। बराबर। फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ट्यूबिंग, जनरली ये ट्यूबिंग अंदर से स्मूथ होती है पर उसका भी मटेरियल के मुताबिक अपना एक रेजिस्टेंस होता है। हाइट डिफरेंस बिटवीन दी एसएस और वीनस ड्रिप चैम्बर। अब पेशेंट कॉट पे है जो नीचे के लेवल पे, ड्रिप चैम्बर ऊपर के लेवल पे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उससे भी डिफरेंस आता है। अब समझ लो जो चीज़ को इतने सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हो ना उसको आप ऐसे कोई सिंगल वैल्यू में रूटीन वैल्यू में बांध नहीं सकते। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दूसरा कि जब भी नीडल निकलेंगी या एसएस लाइन और ब्लड सर्किट का डिस्कनेक्शन होगा ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार अलार्म बजेगा यही सिचुएशन की वजह से। दूसरा, चलो अलार्म बज भी गया लो वीनस प्रेशर का तो उसका अर्थ ये भी नहीं है कि नीडल निकली। ओके, क्योंकि वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि आपने वीनस प्रेशर को कौन से लिमिट में सेट किया है। तो हमारे पास वीनस प्रेशर की अलार्म लिमिट सेट करने के लिए एक अलग से ऑप्शन होता है। तो चलो, हमें क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है इसलिए हम क्या करना चाहेंगे कि भाई वीनस प्रेशर जो रूटीन वीनस प्रेशर रहता है ना उसको थोड़ा सा ही कम रखो, 10 मिलीमीटर, और उससे हम जल्दी वीनस प्रेशर लाइन ये डिस्कनेक्शन डिटेक्ट कर लेंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट की मूवमेंट से या ऊपर वाले डिटेक्ट जो मेंशन किए गए किसी भी फैक्टर में वेरिएशन आता है तो उससे 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का डिफरेंस आएगा पेशेंट की वीनस प्रेशर में। अब हम यहाँ बात कर रहे थे 10 मिलीमीटर की, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 30 to 40 मिलीमीटर। अब बोलो कैसे मैच हुआ। तो होगा क्या, बहुत फॉल्स अलार्म बजते रहेंगे।
तो हमें उसकी वजह से हम इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो फॉल्स अलार्म बजते रहेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर हमने इतना लो भी रखा तो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर 40 मिलीमीटर का ड्रॉप होगा तब तक बहुत सा ब्लीडिंग हो गया होगा। सो दोनों तरफ की प्रॉब्लम है। तो ये हमने क्यों क्या समझा है कि सिर्फ आप वीनस प्रेशर पे रिलाई नहीं कर सकते, तो वीनस नीडल निकल जाती है। अगर आर्टेरियल नीडल निकलती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रूटीन में आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वो जो ब्लड पंप है वो ऐसे से ब्लड सक करता है ऑन एन एवरेज 200 टू 600 ml पर मिनट के रेट से। तो वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ना, वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। अब अगेन जैसे वीनस प्रेशर की पॉजिटिव वैल्यू को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, ऐसे ही आर्टेरियल प्रेशर की नेगेटिव वैल्यू को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड फ्लो रेट। अगर हमने बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो रेट रखा और एसएस की इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो इतना ब्लड फ्लो प्रोवाइड कर पाए, तो आर्टेरियल प्रेशर और नेगेटिव हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल डीएलसी, डीएलसी का अगर क्लॉट है या माने पार्शियल क्लॉट है, अगर वो इतना फ्लो नहीं दे पा रही और अगर हमने फ्लो ज़्यादा रखा ना तो आर्टेरियल प्रेशर ड्रॉप होगा, नेगेटिव और जाएगा। ब्लड विस्कोसिटी, जिसकी वजह से हीमेटोक्रिट बढ़ेगा, जो ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर रखा है। साइज ऑफ इनफ्लो कैथेटर ल्यूमेन और नीडल, सी फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, उनके जो कैथेटर या ल्यूमेन जो होते हैं उसकी साइज़ कम होती है, तो फिर वो इतना ब्लड फ्लो नहीं दे पाते, तो उसमें भी नेगेटिव प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है। और ये मैंने ऑब्स्ट्रक्शन का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अगर सर्किट डिस्ट्रप्शन होती है एसएस और पंप के बीच में, तो आइडियली उसको आर्टेरियल प्रेशर अलार्म जनरेट करना, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस चला गया, तो जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर कम होगा। तो अब क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर चला जाने की वजह से प्रेशर -50 के ऊपर आ जाएगा, माने जीरो की तरफ आता जाएगा। बट अगेन जैसे वीनस प्रेशर में हमने डिस्कस किया कि अगर लाइन सेपरेट भी हो जाती है तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर अप जाएगा और अलार्म बजेगा। क्यों, कि जैसे हमने बात करी कि अगर पार्शियल ब्लॉकेज है इनफ्लो लाइन कोई क्लॉट की वजह से या बाय व्हाट्स एवर रीज़न, तो क्या होगा, प्रेशर ऊपर जल्दी नहीं जाएगा और उस सिचुएशन में कंटिन्यूस जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आर्टेरियल प्रेशर को एक सेट रेंज में ही रहने देगा, तो साउंड नहीं बजेगा और वो पंप चालू ही रहेगा। तो जो वो क्या करेगा, एनवायरमेंट में से एयर सक करके सर्किट में भरता ही रहेगा। ओके, तो हमने क्या समझा, एक आर्टेरियल प्रेशर, एक वीनस प्रेशर समझा और एक आर्टेरियल प्रेशर समझा। अब दो अलार्म समझ गए। ये हमने एक आगे के हमारे ब्लॉग में जो ब्लड सर्किट पे था फॉर हीमोडायलिसिस, उसमें हमने ये अलार्म्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और उसमें ब्लड सर्किट की थोड़ी और कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस करी, जिससे है ना हमें ये अलार्म की क्यों ज़रूरत है। हम अभी आर्टेरियल प्रेशर सब पेशेंट में तो नहीं मेज़र करते, तो क्यों नहीं मेज़र करते, क्या उसके बाई प्रोडक्ट्स है, वो सब डिस्कस किया हुआ है। तो जब ये ब्लॉग आप समझ लो ना, उसके बाद ये भी एक बार अगर आपने ना पहले रिव्यू किया हो तो आप समझ लेंगे। ठीक है, तो पहली बात हो गई हमारे प्रेशर अलार्म। और कोई ऑप्शन है, और कोई अलार्म है जो हेल्प कर सकता है ना, एक सेंसर से। तो चलो ऐसे कोई सेंसर डेवलप कर दो कि जो नीडल की जगह पे लगे हो और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो तो तुरंत मालूम पड़ जाए। तो वो क्या करेंगे, ये जो सर्किट डिपेंडेंसी है ना, सर्किट पे हमें डिपेंड करना पड़ता है और वो तो जनरली लेट इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे हमने समझा, शायद ये थोड़ा जल्दी इन्फॉर्मेशन दे, ऐसा कुछ पॉसिबल है। चलो वो समझते हैं। तो आपने बहुत बार सुना हो कि छोटे बच्चे जो बेड में अपना यूरिन करना कंटिन्यू करते हैं ना, भले उनकी एज बढ़ती जाए, उसको कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। तो उसके है ना डाइपर्स आते हैं स्पेशल, कि उसमें क्या होता है, अलार्म होता है कि जैसे डाइपर भीगेगा वो अलार्म बजेगा। उसी सिस्टम को यहाँ पे एक्वायर किया जा सकता है। तो उनके अंदर क्या होता है, वो एक मॉइस्चर होता है जो वो अलार्म ट्रिगर करता है।
क्या सेम अलार्म अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि जब ब्लड बाहर निकलेगा वो लिक्विड है तो वो मॉइस्चर है, तो उससे भी अगर हम उसको ध्यान रखें तो वो भी ये करेगा। तो होता क्या है कि एक अलार्म यूनिट रहेगा जो एक ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड रहेगा सेंसर पैच के साथ, और जब सेंसर पैच कोई ब्लड एब्सॉर्ब करेगा वो तुरंत बच जाएगा। ओके, तो उस सिचुएशन में ये अलार्म और वीनस प्रेशर और आर्टरी प्रेशर से जल्दी इंफॉर्मेशन देगा। बट क्या वो हर बार सो हो के अलार्म बजे वो ज़रूरी है? और अगेन, क्या इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी ज़रूरी है अलार्म की, क्योंकि कितने सारे डायलिस होते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी इंडियन कंट्री है उसमें एक साथ इतने सारे डायलिसिस चलते हैं। ओके, रोज की बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो 30-40 डायलिस करते हैं, तो कितने अलार्म बनाएंगे, कितने लोगों को कनेक्ट करें, वो निडलिंग टाइम कितना बढ़ा देगा, वो सब भी ध्यान रखना। सो इट इज़ नॉट दैट इजी व्हाट वी डिस्कस। तो पहले अलार्म लेट बजते हैं, ये अलार्म कॉस्ट करते हैं और थोड़े कम्बरसम भी है, तो फिर इसको भी कैसे यूज़ करें। और दूसरा, जो हमारा विजिलेंस है ना पेशेंट की ट्रीटमेंट का, वो तो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये हमने प्रेशर अलार्म और सेंसर्स की एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों को समझ लिया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है मालूम है? टेक्नीशियन, जो डायलिस यूनिट के बैकबोन है। वो अगर चाह ले ना तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट नीडल डिसलॉजमेंट का बहुत इजी हो जाए। तो चलो प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो है ना, प्री डायलिसिस एसेस करो पेशेंट के रिस्क फैक्टर को। हमने आगे पेशेंट रिस्क फैक्टर आगे के ब्लॉग में समझे। तो ऐसे जो भी फैक्टर पेशेंट हो, जो अल्ट्रासेंसोरियम में है, कंफ्यूज है, स्लीपी है, जो हमारा कमांड फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे सब पेशेंट्स को नर्सिंग स्टेशन के नज़दीक में रखो कि जिसका फ्रीक्वेंट राउंड ले पाओ। अगर वही पेशेंट कहीं कोने में होंगे ना तो आप उनको इतना नहीं देख पाओ, जिससे आपका ऑब्जर्वेशन अपने आप बढ़ जाए। दूसरा, हमने समझा था नीडल कैथेटर ब्लड लाइन रिलेटेड इश्यूज, कि नीडल प्रॉपरली कैन्युलेट नहीं करी गई है, तो और उसको प्रॉपरली टैप नहीं लगाया। तो चलो वो समझते हैं। आप जब भी नीडल, चलो हमने एग्जांपल के लिए ये एक सिचुएशन देखी है कि चलो यहाँ पे आपने नीडल इंसर्ट करी। ओके, जब भी आप नीडल इंसर्ट करो ना तो प्रॉपर क्लीनिंग करो और उसको ड्राई होने के बाद नीडल इंसर्ट करो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेकंड फोटो देखें तो ये इस तरह से टैप लगाई गई है, तो जो ये जो उसकी विंग्स है ना उसको प्रॉपरली कवर कर पाओ। तो वो टैप इतनी थिक होनी चाहिए। अगर वो बहुत थीन होंगी ना तो वो नीडल को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद हम एक शेवरॉन लगाते हैं, तो जिससे क्या होगा, ये थोड़ा पट्टी ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इसने स्ट्रेट सपोर्ट दिया, इसने थोड़ा जिगजैग फॉर्म में सपोर्ट दिया, वो हो जाएगा। फिर हम एक एक्स्ट्रा और पट्टी भी लगा सकते हैं ज़रूरत है तो, कि जिससे नीडल और फिक्स हो जाए। और भी काफ़ी मेथड है, आप बटरफ्लाई मेथड यूज़ कर सकते हो, एच मेथड यूज़ कर सकते हो, दो पैरेलल पट्टी लगा सकते हो, बहुत सी अलग अलग मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको जो कन्वीनियंट हो और जो मेथड से आपको लगे कि नीडल प्रॉपरली सपोर्ट में रहती है, वो आप मेथड यूज़ कर सकते हो। बट आउट ऑफ दैट, मुझे ये मेथड कंपेटिवली अच्छी लगती है कि जिसमें आप प्रॉपर नीडल को अलग अलग वे में स्टेबल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप जो भी टेप यूज़ करो ना वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो ग्लू हो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जनरली हम माइक्रोपोर यूज़ कर सकते हैं, वो एक अच्छी टेप है। तो ये हमने समझ गया है कि नीडल कैसे इंसर्ट करनी है। दूसरा, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होते हैं उनके जो लॉक है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखा, ये इनके बीच का जो ल्यूअर लॉक है ना उसको आपको प्रॉपरली कनेक्ट करना है। ओके, आर्टरल और वीनस एंड दोनों के, तभी जाके ये अच्छे से ये करे। दूसरा, आप ये भी देखते हो कि प्रॉपर ड्रेसिंग करा हो, यहाँ पे फ्यूचर मटेरियल प्रॉपरली लगे हो, ये बहुत मैटर करता है। ओके, अब आपने अगर ये चीज़ देख ली कि प्रॉपरली आपने ल्यूअर लॉक लगा दी, बट उसके बाद ब्लड लाइन को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दिया ना तो वो खींचे जाएगी।
तो सेकंड स्टेप है ब्लड लाइन को सिक्योर करो। तो बेड पे सिक्योर करने के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे कैसे पट्टी लगाई है और कैसे रेस्ट किया है। ये सेम पेशेंट है जिसकी ब्लड लाइन को बेड पे सिक्योर किया है। दूसरा, अगर ब्लड लाइन के बदले अगर फिशुला होती और उसमें अगर उसकी ट्यूबिंग को सपोर्ट करना होता तो आप ऐसे एक एक्स्ट्रा पट्टी भी लगा सकते हो। ये भी आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आप दूसरा ये जो आपने लगाया ना, तो उसके बाद ये ध्यान रखना है कि थोड़ा लूज रहे ट्यूब, जिससे अगर पेशेंट मूवमेंट करे ना तो दिक्कत ना आए। तो दिख रहा है दोनों टाइप ट्यूब लूज है। यहाँ पे भी पेशेंट की मूवमेंट के लिए और यहाँ पे मशीन की मूवमेंट के लिए थोड़ी ट्यूब लूज ही रखी है। और दूसरा, जिस तरफ पेशेंट की एसेस हो ना उस तरफ मशीन रखो। जैसे फ्रेंकली इस पेशेंट में लेफ्ट साइड डीएलसी है ना, तो उस पेशेंट का मशीन लेफ्ट साइड ही है। अगर इसी पेशेंट में लेफ्ट साइड की डीएलसी में अगर उसका मशीन राइट साइड होता तो क्या होता कि पेशेंट के ऊपर से ट्यूब पास होती और शायद वो डिसलॉजमेंट का रीज़न बनती। तो जनरली ट्यूब को पेशेंट के ऊपर से मत पास होने दो। ओके, अब बहुत बार क्या होता है कि नीडल अगर थोड़ी ढीली लगती है या थोड़ा सा लूजिंग हो रहा है या फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस हुआ और आपको नीडल मैनिपुलेट करनी पड़ी, ऐसे कोई भी रीज़न के अंदर आपको क्या करना है कि जो टैप है जो लगाई गई है नीडल के सपोर्ट के लिए उसको रिव्यू करना है। अब ये क्यों करना है, वरना वो नीडल निकल जाए। तो अभी है ना, जो टैप लगाई जाती है ना उसके रिलेटेड हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करें। तो सबसे पहले जब आप स्किन प्रिपरेशन करते हो कि जिसकी वजह से जो जगह है वो प्रॉपरली स्टराइल हो जाए और आप नीडल इंसर्ट करो तो उससे इन्फेक्शन ना हो, तो जो भी आप स्किन प्रिपरेशन के लिए सॉल्यूशन यूज़ करते हो उसको एक बार ड्राई हो जाने दो। ओके, वो बहुत मैटर करता है। दूसरा, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो एडेसिव्स है ना वो क्लीन और ड्राई सरफेस पे अच्छे से चिपकते हैं अगर मॉइस्चर कम हो तो उसको ड्राई होने के लिए टाइम दो। मे बी 1-2 मिनट से ज़्यादा वो लगता नहीं है, पर उसको अच्छे से टाइम दो। दूसरा, जो टैप है उसकी जो स्टिकी सरफेस है ना उसको बहुत मत छुओ। अगर आप उसको बहुत छुओगे ना तो उसका ग्लू कम हो जाएगा। तीसरा, जो टैप लगाते हो ना उसको स्किन को प्रॉपरली हम स्नगली फिट करो कि जिसकी वजह से उसके बीच में एयर ना रह जाए और लूज पार्ट ना रह जाए, जिससे वो अच्छे से चिपके। दूसरा, आप जैसे मैंने ऊपर कैसे बताई बड़ी पट्टी लगानी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो बड़ी पट्टी क्यों लगाई थी, ये वाली ये बड़ी बड़ी पट्टी क्यों थी कि जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो जब भी आप पट्टी काटो ना तो थोड़ी बड़ी ब्रेथ में भी अच्छी काटो, लेंथ में भी अच्छी काटो और ब्रेथ में भी अच्छी काटो, जिससे प्रॉपर सपोर्ट मिले। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को खुजली आती है या ड्राई स्किन की वजह से वो अलग अलग लोशन लगाते हैं, जिसमें खास करके वो ऑयल बेस्ड लोशन होता है या कोई भी मॉइस्चराइजर होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसको निकाल दो, वरना ट्यूब वो पट्टी अच्छे से नहीं चिपकेगी। ओके, उसके लिए आप माइल्ड सोप और वाटर भी यूज़ कर सकते हो। एक और अल्कोहल वाइप भी यूज़ किया जा सकता है, बट वो है ना बहुत बार स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। अगर आप रिपीटेडली यूज़ करते हो ना तो थोड़ा ध्यान रखने का उसको यूज़ करते रहें। और जब भी नीडल एडजस्ट करनी पड़े और आपको लगे ना, अब बेटर है वो टैप को आप चेंज कर दो, क्योंकि वो मेजर रीज़न बनती है वीनस नीडल डिस्लॉटमेंट। क्योंकि आप जब भी नीडल को आगे पीछे करते हो ना और उससे जब टैप मूव होती है तो उसकी एडहेसिव कैपेसिटी काफ़ी लेवल तक अफेक्ट होती है इसके लिए। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि सेफ्टी अलार्म की कैपेबिलिटीज़ को। तो हमारे जो रूटीन मशीन है वो आर्ट्रियल और वीनस प्रेशर दोनों अलार्म से इक्विप्ड होते हैं। दूसरा, हमने वो सेंसर्स भी डिस्कस किए, पर ये सब इतना काम का नहीं है। वो इसलिए हमने सबसे पहले इसको डिस्कस किया। हमें क्या होता है मशीन है सब काम कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें ये समझना है कि जो 4 to 6 आवर जब डायलिसिस चल रहा है उस दरमियान टेक्नीशियन या हमारी नर्सेज का जो ऑब्जर्वेशन है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। दूसरा, जब भी पेशेंट हो ना
पेशेंट का कॉर्ड इस तरह से अटैच होना चाहिए कि जिससे उसका फेस, उसका वास्कुलर एसेस, उसके ब्लड लाइन कनेक्शन प्रॉपरली टेक्नीशियन को दिखे। आप है ना हॉल का अरेंजमेंट ऐसे करो, ओके। वो आपके लिए बहुत काम का होगा, जिससे नीडल डिस्लॉज होंगी ना, तो आप तुरंत देख भी पाओ और तुरंत पहुंच भी पाओ। जैसे एक पेशेंट, ये करेक्ट मेथड है जिसमें प्रॉपरली ये दोनों नीडल्स दिख रही है, यहाँ पे ऊजिंग नहीं हो रहा वो भी दिख रहा है, ओके, ये प्रॉपरली दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा कवर है, पेशेंट सो गया है, उसने चादर ओढ़ी हुई है, उससे वो दिख नहीं रहा। अगर यहाँ पे ऊजिंग शुरू हुआ ना, मालूम नहीं पड़ेगा, कपड़े के कलर में भी वो शायद थोड़ा चिप जाएगा, तो दोनों लेवल पे प्रॉब्लम है, ओके। तो वो मैटर करता है। सो आगे का पॉइंट है इंट्राडायलिटिक मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन। तो उसमें जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रॉपरली नीडल की टैप लगाई जाए, ड्यूअल लोग को प्रॉपरली टाइट किया जाए, बराबर, जितनी भी ब्लड लाइन है उसके प्रॉपरली लूप हो, वो ध्यान से रखे जाए। और जो हमने अलार्म की बात करी कि कभी भी वीनस प्रेशर अलार्म बजे ना, तो ऐसा कभी नहीं सोचने का शायद फॉल्स होगा। आपको जब भी वीनस प्रेशर अलार्म बजे ना, लो वीनस प्रेशर, तो आपको हमेशा सभी लीकेज को एक बार अच्छे से चेक कर लो, ओके। और जैसे हमने अभी मैंने बात करी कि आपको मशीन को जिस तरफ से असेस हो ना, उसी साइड रखना, ओके, जिससे पेशेंट के ऊपर से लाइन क्रॉस नहीं होगी और आपको एक अच्छी लेंथ मिलेगी, जिससे आप उस ट्यूबिंग को बेड पे, आर्म पे और अगेन मशीन के लिए रख पाओ। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टेक्नीशियन। So please all the technician take care about all these factors so that you can help the patient to prevent the needle discharge. अब है ना, आप थोड़ा पेशेंट को भी समझा सकते हैं, हमारे टेक्नीशियन पेशेंट के सब साथ होते हैं ना, तो उनको समझाने का कि भाई आप ऐसे ब्लैंकेट मत ओढ़ो कि जिसकी वजह से आप असेस को हम देख ना पाए। आपका असेस हमें दिखेगा नहीं ना और ब्लीडिंग होगा ना, तो दिक्कत होगी। ये आपको उनको समझाना है, ओके। उनको उनकी मूवमेंट के बारे में समझाना है कि वो सो जाए या ऐसा कुछ करे तो क्या करें। हम बहुत बार क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत बार यूनिट पे देखा है कि टेक्नीशियन पेशेंट की जो जो उंगलियां हैं उसको है ना बेड के किनारे से बांध देते जिससे वो बहुत मूवमेंट ना करे। तो तब भी है ना ध्यान रखने का कि ऐसा ना हो कि वो बहुत टाइट फिटिंग ना हो और वो इश्यू ना करे इन अ फॉर्म ऑफ कि वो ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर ना करे। ऐसे भी पेशेंट को फिशुला होने की वजह से फिंगर्स तक बहुत से पेशेंट को कम ब्लड पहुंचता है ना, तो ये बहुत ना करें, ये देख लेना, ठीक है। बहुत से पेशेंट घर पे डायलिसिस कराते हैं। अगर घर पे डायलिसिस कराते हो तब, तो जनरली इंडियन सेटअप में क्या है, घर पे डायलिसिस करते हैं ना, तो जो टेक्नीशियंस है वो घर पे साथ में होते हैं डायलिसिस करने के लिए। बट हाँ, घर पे इतना मेडिकल बैकअप नहीं। अदर कंट्रीज में तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट खुद ही नीडल इंसर्ट कर लेता है और डायलिसिस करता है। तो उस टाइम है ना, ये सब अलार्म्स सेंसर्स बहुत मैटर करते हैं, ओके। और उस टाइम पे पेशेंट का एजुकेशन लेवल भी बहुत मैटर करता है, ओके। सो उस टाइम सेंसर, आइधर वो प्रेशर सेंसर, प्रेशर अलार्म हो, या वो जिसे हमने बोला जो मॉइस्चर की वजह से जो बदते हैं वो सेंसर्स हो, पेशेंट की ट्रेनिंग हो, पेशेंट का मेडिकल बैकअप हो, टेक्नीशियन का एजुकेशन हो, वो बहुत मैटर करता है होम डायलिसिस, ठीक है। तो वो भी एक हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी का घर पे डायलिसिस करें। अगर पेशेंट का इतना अच्छा बैकअप ना हो पा रहा हो ना घर पे, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उनका घर पे डायलिसिस ना करें, टेम्पररी उनको सेंटर में भी शिफ्ट कर दो। जब पेशेंट का कॉन्शियस लेवल अच्छा नहीं है या एसेस अच्छे नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी ज़रूर नहीं है कि होम डायलिसिस में पेशेंट को कंटिन्यूसली घर पे ही डायलिसिस किया जाए। सो ये सब फैक्टर्स थे जो वीनस नीडल डिसलॉजमेंट या एसेस ब्लड लाइन सेपरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपके इस ब्लॉग के लिए कोई भी कमेंट्स है, तो ऑलरेडी हर ब्लॉग में अब काफ़ी कमेंट्स आते हैं,
बट आप जितना और कमेंट्स करते जाएंगे या मुझे और गाइड करते जाएंगे, मैं आपको और हेल्प कर पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर हियरिंग द ब्लॉग एंड अंडरस्टैंडिंग इट, और आपके रिव्यूज़ देते रहिए।